ओके, तो अब आता है हमारा बाकी का सेगमेंट। आज उसे फिनिश करते हैं। क्लास 9 गणित मंजरी हमारी चल रही है। चैप्टर 1 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज। उसमें हमने इससे पहली वीडियो में एक पैटर्न कवर किया था जिसमें हमारा था मिड पॉइंट एंड कोलिनियरिटी चेक करना, वो सब निकालना। अब बाकी के जो बचे क्वेश्चंस थे वो आज हम फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। तो आपको पता ही है एक्स और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन होता है वो 0 0 होता है ओरिजिन। तो उन्होंने पूछा है व्हाट आर द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट 0, 0। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, पॉइंट W हैज़ x coordinate equal to -5. Can you predict the coordinate of point H which is on the line through W parallel to the y-axis? एक रफ हम प्लॉट करें। अगर क्वेश्चन में उन्होंने बोला था एक W पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट -5 है। 1 2 3 4 5 -5, ये है W पॉइंट। वैसे इन्होंने ये बोला नहीं कि x एक्सिस पर है ये। ओके, तो इसका x कोऑर्डिनेट है -5, तो वो कहीं भी हो सकता है, इस लाइन पे ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक दूसरा पॉइंट है H विच इज़ ऑन द लाइन थ्रू W एंड पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल हो और W पॉइंट से पास हो, ऐसी एक लाइन पर ही कहीं W है और इसी लाइन पर कहीं H है। ओके, तो वो पूछते हैं कि बताओ उस H का x कोऑर्डिनेट क्या होगा। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज़ ऑन द लाइन थ्रू W। कंप्लीट कोऑर्डिनेट हम गेस नहीं कर सकते, लेकिन x कोऑर्डिनेट हम उसका बता सकते हैं। द x कोऑर्डिनेट ऑफ H विल बी -5, y। ऐसे लिख देते हैं हम इसको। इसका भी -5, समथिंग था, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं b। तो जो x कोऑर्डिनेट W का था वही x कोऑर्डिनेट H का होगा, क्योंकि वो उसी लाइन में है, वर्टिकली अबव या बिलो उसी लाइन में है y एक्सिस के पैरेलल। फिर विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन, किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर सकता है। हो सकता है ऊपर हो सकता है H नीचे हो। -5 तो यहाँ भी आ सकता है, तो आप लिखोगे सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में। इट कैन लाई इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, देन आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको 3 पॉइंट्स गिवन है R, A एंड M, 4 पॉइंट्स एंड P। इफ़ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर, प्रिडिक्ट 2 साइड्स ऑफ R, A, M, P दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन्हें प्लॉट करना पड़ेगा अगेन, उसके बिना क्लियर नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहला था हमारा R 3, 0, देन 0, -2। 1 2 3 3, 0, ये हो गया R। 0, -2, 0 एंड -2 है तो नीचे जाना है। ये पॉइंट हो गया हमारा 0, -2 A। M इज़ -5, -2। 1 2 3 4 5 -5 एंड -2 इसी लाइन में ऐसे करके वो नीचे आ जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा -5 -2 R, A, M। ओके, देन P इज़ -5 2, -5 एंड 2 ऊपर जाना है, 1 2। तो ये यहाँ कहीं आ जाता है -5, 2। यह है P पॉइंट। R, A, M, P। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ तो ये ऐसी फिगर आपको दिखती है। क्लियरली ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट इज 2 साइड्स ऑफ R, A, M, P दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, P, M एंड AM।
या एम पी इज़ परपेंडिकुलर टू एम ए। सेकेंड पार्ट है वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज़ पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। दो साइड्स हैं जो पैरेलल हैं, एक है एम ए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एम पी जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो एम ए इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एम पी इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में इन्होंने फाइंड करना है टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस एंड विच एक्सिस दैट विल बी। मिरर इमेज का मतलब होता है कि जैसे ये अगर हम मिरर अज्यूम कर लें एक्स एक्सिस को, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ और इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ अज्यूम की जाएगी। ये कहीं आपने बेसिक साइंस में पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन के लॉज, कि जितना आगे मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पीछे उसी लाइन में इमेज बनती है। तो अगर ये एक्स एक्सिस को हम एक मिरर की तरह अज्यूम करें तो P की इमेज M और वाइस वर्सा, यानी M की इमेज P। तो आप M इमेज ऑफ P इज M और इमेज ऑफ M इज P। X axis is acted as a mirror। इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से अपने कॉपी में लिख सकते हो। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आता है फोर्थ, प्लॉट z 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। दोबारा ड्रॉ करते हैं इसे। ओके, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट प्लॉट करना है 5, -6। 5 अगर ये ले लेते हैं, -6 ये ले लेते हैं, तो यहाँ कहीं आ जाता है ये 5, -6। ये z पॉइंट गिवन है हमें। ओके, अब हमें एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल ड्रॉ करना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है IZN। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। अब जो बाकी की 2 वर्टिसेस हैं I और N, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हो। ऑफ कोर्स एक से ज़्यादा आंसर्स पॉसिबल हैं, किसी के माइंड में कुछ आएगा, किसी के माइंड में। तो सबसे पहले अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें सच दैट कि z उसका एक वर्टेक्स हो, एक कॉर्नर उसका होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दें IZN, एक पॉसिबिलिटी हो गई। यहाँ ज्वाइन ना करके एक्चुअली यहाँ ज्वाइन ना करके हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो IZN, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, और 2 तो ये हो ही गए आपके। वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी से इसी में से कोई आंसर लिख देना, बट हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको ऐसे ज्वाइन करके और यहाँ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें, Z एंगल 90 डिग्री हो जाए, तब भी हो सकता है। और इसी तरह से हम ऊपर भी इसको ले जाके आगे इसे N कह सकते हैं। तो IZN ये भी 90 डिग्री से राइट एंगल ट्राइंगल पॉसिबल है। कोई भी एक बना देना है जस्ट आपको, जैसा आपको सूटेबल लगे। ओके, और हाँ, उसके बाद उन्होंने जो पूछा था वो भी आप फाइंड कर लोगे। फाइंड द लेंथ्स ऑफ द 3 साइड्स। आपको उनकी लेंथ उसमें मेजर करके बता देनी है। वो ग्राफ पेपर पे आपको ड्रॉ करना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्केल से आप मेजर कर लोगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ़ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। ये आपको जस्ट ओरली डिस्कस करना है और
लिख देना एक लाइन में। अगर ग्राफ में सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ही होगा तो हम एक तो ये कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ग्राफ का जो ये राइट एंड अपर कॉर्नर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नहीं होगा उसमें, नंबर सारे पॉजिटिव होंगे एक्स और वाई। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी ओरिजिन पॉइंट से हमेशा राइट साइड एंड अप साइड वाली डिस्टेंसेस ही मेजर कर सकते हैं, उसके लेफ़्ट या डाउन वाली मेजर नहीं कर सकते। ओके जैसे इसमें उन्होंने बोला है कि वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन, क्या हम कोई भी पॉइंट उस पर प्लॉट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझो, मैं 2 मिनट इसमें देता हूँ क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो 2 मिनट देना बनता है समझने के लिए। कि अज्यूम करो आपको एक स्टेप में और पीछे जाता हूँ, मुझे मन में एक और चीज़ आ रही है समझाने के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनी क्यों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली उसका पर्पस क्या है, उसको कहाँ प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है, लोकेशन फाइंड करने में, लोकेट करने में। जैसे मान लो एक सिटी है, अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है। अब हमें उसमें किसी पर्टिकुलर हाउस को, किसी पर्टिकुलर व्हीकल को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, ऑब्जेक्ट को, है ना, बिल्डिंग को लोकेट करना है। तो उसके लिए हम किस तरह से फाइंड करें? तो बहुत बेसिक सा अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम उस पर अप्लाई करें तो हम उसको एक्स और वाई एक्सिस में क्रॉस करके बांट देते हैं और उसके हिसाब से एक ओरिजिन पॉइंट निकल कर आता है। ठीक है, तो उस ओरिजिन पॉइंट से आप जैसे अपनी सिटी में आप अपना जो बस स्टैंड है ना, जो मेन बस स्टैंड है सिटी का, उसको एक ओरिजिन 0 0 ले लो और वहाँ से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो मैप के ऊपर। उसके हिसाब से कितना हम लेफ़्ट साइड गए, कितना हम राइट साइड गए, कितना हम आगे गए, पीछे गए, ये सब चीज़ें, ईस्ट में गए, वेस्ट में गए, वहाँ से ईस्ट वेस्ट भी डिसाइड हो सकता है। तो ऐसे करके हम उसे लोकेट करते हैं। अब मान लो कि हम उस पूरे सिटी को जब डिवाइड करें तो ऐसे करें कि वो सारा सिटी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाए, इधर इधर कोई ना हो। तो हमें सिटी के एक कॉर्नर को, जहाँ से सिटी स्टार्ट हुआ है, जहाँ से वो रीजन स्टार्ट हुआ है, उसके एक कॉर्नर को हमें ओरिजिन अज्यूम करना पड़ेगा। और हम इस ओरिजिन से या तो सिर्फ राइट साइड जा सकते हैं या तो सिर्फ आगे की साइड, ऊपर साइड जा सकते हैं, अप साइड। जो भी चीज़ें लोकेट करेंगे इसी में करेंगे। लेकिन सपोज़ कोई कहता है कि नहीं मुझे तो सिटी से बाहर इस वाले पॉइंट को लोकेट करना था, नहीं वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि इस साइड वाला तो हमारे पास डेटा ही नहीं है, उधर कुछ है ही नहीं हमारे पास, कोई मैप ना कोई लोकेशन। तो इसको थोड़ा सा अगर आप समझ पाए तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेफ़्ट राइट अप डाउन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम अच्छे से हर चीज़ पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। खैर फ़िलहाल आपको इस क्वेश्चन के आंसर में सिर्फ इतना बताना है कि हम कोऑर्डिनेट प्लेन का, कार्टेशियन प्लेन का सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही यूज़ कर सकते हैं, वही केवल एप्लीकेबल हैं। जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट थे वो यूजेबल नहीं रहेंगे। तो कुछ पॉइंट्स, कुछ रीजन्स ऐसे रह जाएंगे जो लोकेट करने के लायक नहीं होंगे, लोकेट हम नहीं कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। तो अब आता है 8th। यूजिंग origin as one vertex, plot the vertices of a right angled isosceles triangle। ओके, तो इसी में बना देते हैं। origin को अगर हम एक vertex लेते हैं, यूजिंग origin as one vertex, plot the vertices of a right angle, और isosceles भी होना चाहिए। तो ऐसा हो जाता है, ये दोनों साइड इक्वल, जैसे ये 5 है तो ये भी 5 हो, 5,0 और ये 0,0, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, देन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड। अब एक ऐसा राइट एंगल्ड, सॉरी इसमें राइट एंगल नहीं बोला, जस्ट आइसोसेलेस बोला है। एक ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है जिसका एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट थर्ड में आए और एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट फोर्थ में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा एक वर्टेक्स हो गया, इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम दे देते हैं। ये दोनों साइड इक्वल तब होंगी जब ये
एक्स दोनों साइड में इक्वल होगा। जैसे अगर आपने इस बी के कोऑर्डिनेट जज किए 4, इसको कुछ ले लेते हैं समथिंग 8, तो यहाँ पे ये -4,8 होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों आइसोसेलेस के लिए सेम साइड होनी चाहिए, इक्वल साइड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देन आता है क्वेश्चन 12। इसमें आपको 3 पॉइंट्स गिवन है। शो दैट दे लाई ऑन द सर्कल whose center is the origin O 0 0 what is the radius of the circle K। ये डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड है। ये हम पहले वाले सेगमेंट में भी ले सकते थे, वैसे मे बी शायद ये स्किप हो गया किसी वजह से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ए बी और नॉट सॉरी 8th, क्वेश्चन नंबर 12th। तो इसमें इन्होंने बोला है ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं। शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल सेंटर के, सेंटर ओरिजिन के उस सर्कल का नाम है। ओके, तो यहाँ मान लेते हैं ए है, यहाँ मान लेते हैं बी है, यहाँ कहीं मान लेते हैं सी है। एग्जैक्टली तो प्लॉट करना नहीं है, तो आप इसको कहीं भी अज्यूम कर सकते हो। 1 - 8 -4, 7 एंड -7 -4। ये ऑलरेडी 0 0 पॉइंट है, एक मिनट से अभी हटा लेते हैं, डायमीटर की शायद ज़रूरत नहीं है। सर्कल का नाम के रखा है इन्होंने, बाकी ये पॉइंट्स हैं। ओके, तो व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल के, इसकी रेडियस फाइंड करनी है। डिस्टेंस फार्मूला लगाना है सीधा सा। रेडियस होता है यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, ये कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं 0A OA। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हो। ये अगर हमने x1 y1, ये हमने x2 y2 अज्यूम किया, तो x2 - x1 1 - 0 का स्क्वायर, y2 - y1 -8 - 0 का स्क्वायर 64 और 165 OA, ये हमारी रेडियस है। सिंपल। सेकेंड पार्ट इज गिवन द पॉइंट D and E, check whether D and E lie within the circle, on the circle or outside the circle। ओके, अब मैं थोड़ा सा ज़रा इसे हटा देता हूँ, 1 मिनट। देखो, अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है, D and E -5 6 0 9 -5 6 एंड 0 9। अगर D पॉइंट सर्कल के अंदर आता है तो OD, जैसे मान लो यहाँ पर D पॉइंट आ गया, तो जो OD डिस्टेंस होगी वो रेडियस से छोटी होगी। अगर सर्कल के बाहर लाई करता है तो जो OD डिस्टेंस होगी वो रेडियस से बड़ी होगी, और अगर रेडियस के इक्वल आती है तो ऑन द सर्कल लाई करता है, तो हमें OD फाइंड करना है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, सीधा यूज़ करते हैं। x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, 25 और 36, 25 36 इज़ 61। और हमारा आपको याद होगा जो रेडियस आई थी वो आई थी √65। √65 इज़ ग्रेटर देन √61, तो ये अंदर लाई कर रहा है। दूसरा वाला देखते हैं, OE। तो 0 - 0 इज़ 0, 9 - 0 का स्क्वायर इज़ 81, 9 आ गया, या ऐसे समझ लो √81 आ गया। √81 इज़ ग्रेटर देन √65, तो D पॉइंट E पॉइंट रेडियस से बड़ा है, बाहर लाई करता है। सिंपल। और अगर इक्वल आता तो ऑन द सर्कल लाई होता है, लाई करता। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं।
मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, 20-25 मिनट में ही सब डन हो जाए, बट पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करते करते चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। बट ये ज़रूरी भी है। देखो, जहाँ ज़रूरत है एक्सप्लेन करने की वहाँ हम रट के काम नहीं चला सकते, वरना साइंस स्ट्रीम का कोई मीनिंग नहीं रहता। साइंस स्ट्रीम से मेरा मतलब है मैथ्स एंड साइंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसकी स्टोरी आप पढ़ना, उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्होंने एक सिटी अज्यूम कराई है जिसमें रोड्स नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट में बनी हुई हैं सारी, और वो पैरेलल एक दूसरे से इस तरह से ड्रॉ करनी है हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह। तो उसमें उन्होंने बोला है कि जो ईस्ट वेस्ट वाली रोड्स हैं वो भी 10 हैं इन टोटल, और जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली रोड हैं वो भी 10 हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन में करती हैं। तो ड्रॉ करना पड़ेगा हमें पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं यहाँ पे कंपास और ड्रॉ कर देता हूँ। आप लोगों को पता होगा वैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इन्हें ड्रॉ करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कभी कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही आलसी होते हैं, कई बार हम लोग भी आलसी होते हैं। ओके, तो बट हो गया, ये हमारे 10 ड्रॉ हो गई। फाइनली क्या करना है हमें, तो ये जो हमने ड्रॉ किया ये आपको फॉर्मल मैनर में करना है। फॉर्मल इन्होंने ऐसे बोला है कि आपको 1 सेंटीमीटर 200 मीटर अज्यूम करना है। आप ऐसे मान लो अपनी कॉपी में कि ये 1 सेंटीमीटर के गैप हैं सारे, 1 सेंटीमीटर, और एक्चुअल में ये 1 सेंटीमीटर 200 मीटर को डिनोट कर रहा है। तो ये पूरी 10 लाइन हो गई ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऊपर और नीचे। ओके, और ऐसे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन है हमारा इसमें कि फर्स्ट पार्ट जो है, हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। अब ये जो 4,3 इन्होंने बोला उसको एक्सप्लेन ऐसे किया है कि जैसे हम इस वाली लाइन को अगर 1 अज्यूम करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10th रोड, ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th रोड। तो 4,5 कहने का, 4,3 कहने का मतलब है कि फोर्थ को लो आप यहाँ से, जो ये हमारी नॉर्थ साउथ वाली हैं वर्टिकल वाली लाइंस, फोर्थ वर्टिकल वाली लाइन और थर्ड वाली हॉरिजॉन्टल वाली लाइन ये वाली, बिल्कुल जैसे कोऑर्डिनेट में लेते हैं वही इन्होंने सिस्टम बनाया है। वो पूरी स्टोरी में एक्सप्लेन कर रखा है अपना, बट मीनिंग वही है कि 4,3 मतलब फोर्थ यहाँ से और थर्ड वहाँ से, तो ये वाला इंटरसेक्शन बनता है। देन 3,4 3,4 ये वाला इंटरसेक्शन बनता है। अब क्वेश्चन क्या था, इतनी लंबी चौड़ी कहानी के बाद क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन बस उन्होंने ये पूछा है कि जो 2 पॉइंट्स उन्होंने मार्क किए हैं, हमने मार्क किए, हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। 4,3 का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे 2 रोड क्रॉस होती हैं जैसे चौराहा, वो इंटरसेक्शन पर ये 4,3 जो इंटरसेक्शन है, इस तरह के कितने इंटरसेक्शन पॉसिबल हैं जिनको हम 4,3 कह सकते हैं। 4,3 तो ऑफ कोर्स यही एक अकेला होगा, जो बाकी हैं उनके नंबर कुछ और पड़ेंगे, उनके कोऑर्डिनेट कुछ और होंगे, है ना। तो इनका कहना था कि हाउ मैनी इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, जस्ट 1। ये कोई क्वेश्चन है इजीली सिंपली बिल्कुल। 4,3 भी एक ही इंटरसेक्शन है और 3,4 भी एक ही इंटरसेक्शन है। दूसरा कोई इंटरसेक्शन होगा तो उसका नाम कुछ और होगा, 4,3 तो एक ही यूनिक होगा। ओके, तो आपको सिंपली लिखना है जस्ट 1 सिंगल इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड एज 4,3, दिस वन। ओके, 15th क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। अभी तक तो वैसे मुझे भी ये नई बुक डाइजेस्ट नहीं हुई,
क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या मेंटली बच्चों को क्या डेवलप कराना चाह रहे हैं, मुझे अभी तक नहीं समझ आया। हाँ, थोड़े कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, बट क्वेश्चन का लेवल कहीं कहीं बिल्कुल वेयर्ड है। ओके, 15th क्वेश्चन की जो स्टोरी है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। एक कंप्यूटर की स्क्रीन समथिंग इन्होंने बता रखी है, जिसके कोऑर्डिनेट 15th क्वेश्चन इन्होंने ऐसे बताए हैं, रेक्टेंगुलर शेप की स्क्रीन है ये। ओके, तो स्क्रीन पूरी ऐसे है कि ये 800 है, मान लो इसको 0 हमने अज्यूम किया, तो ये 800 है वाइड और 600 हाई, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अज्यूम कर लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट अज्यूम कर लो। तो ये पूरा 800 है, तो हम इसके 8 इक्वल पार्ट्स बना देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इससे थोड़ा आपको अच्छा समझ आएगा, इसको थोड़ा ना जूम इन करते हैं, थोड़ी बड़ी फिगर बनाते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आपको। ओके, तो इतने बड़े बड़े पॉइंट लेने सही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 800। 1 2 3 4 5 600। ओके, अब आते हैं ये 0 0। तो उन्होंने यहाँ पे दो सर्कल हमें बोले हैं फाइंड करने को। ओके, तो इसमें इन्होंने दो सर्कल फाइंड करने के लिए लोकेट करने के लिए बोले हैं, हमें दो सर्कल ड्रॉ करने हैं। एक का सेंटर है 100, 150, ये 100 है और इसका 100 और 150 ये, तो यहाँ उसका सेंटर पड़ता है 100, 150 और उसकी रेडियस है 80। ठीक है, तो अब आप ऐसे नोटिस करो, इसको थोड़ा सा मेजर करके ही बनाना पड़ेगा आपको कि 80 अगर रेडियस है तो 150 के मार्क से 80 ऊपर 230 तक जाएगा। तो जब हम सर्कल और इधर यहाँ तक आएगा अप्रॉक्स, तो ये ऐसा सा सर्कल होगा। ओके, बन जा। तो ये वाला जो मार्क है, ये वाला मार्क, ये हमारा 230 का मार्क है ऊपर से। नीचे वाला तो हमारा होगा 150 से 80 नीचे आना है, तो ये हो गया 30, यानी 70 का मार्क होगा ये। इसको थोड़ा और नीचे लाना चाहिए। एक्चुअली इससे ना आपको वहाँ आंसर गेस करने में थोड़ा आसानी रहेगी, इसलिए मैं इसको एग्जैक्टली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है हमारा 70 का मार्क। इधर ये था हमारा 100 से 80 तक पहुँचे आप, तो ये 180 का मार्क होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सर्किल पे। नेक्स्ट सर्किल जो हमें बनाना है वो उसका सेंटर है 250, 230। ये हो गया 200, 200, ये हो गया 250, 250 एंड 230 है इसी लाइन में आगे यहाँ पे, ये है 230। ठीक है, ये था 200, ये 250। अब यहाँ पे जो सर्कल ड्रॉ होगा उसकी रेडियस है 100। ओके, उसकी रेडियस है 100, तो 250 से इस साइड जब हम इसे ड्रॉ करेंगे ये इंटरसेक्ट करेगा आई गेस 230 से 100 ऊपर 330 तक जाएगा। तो ये ऐसा सा भी मैं रफ जरा बना देता हूँ, ऐसा सा फिगर बनेगी इसकी कुछ। यहाँ से 230 से ऊपर 100 गया तो ये 330 चला गया। 230 से नीचे 100 आया तो 130 तक आया। ये वाला मार्क 130 होगा। ओके, और यहाँ से 100 काउंट होगा, 250 से पीछे 100 तो 150 तक आएगा। ये वाला मार्क 150 है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब आप इसको देख के आंसर आराम से बता पाओगे। पहला पार्ट है इसका कि वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन।
स्क्रीन से बाहर तो नहीं आ रहा, ऑफ कोर्स नहीं आ रहा, अंदर ही है, ये पूरा स्क्रीन थी हमारी। सेकेंड पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। वैसे इन्होंने ये नहीं बोला कि इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो, ओके तो उतनी एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगा था शायद वो कुछ और एक्यूरेटली पूछेंगे, बट ऑफ कोर्स इंटरसेक्ट करेंगे। ये तो क्लियरली विजिबल है कि जब भी हम यहाँ से 100 का एक मार्क लगाएंगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा, मैं इस चीज़ को आपको एक तरह से और एक्सप्लेन करूँ, ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट अगर बी है, इसका सेंटर ए, इसका सेंटर बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस हम अगर डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कर लें तो वो अगर इन दोनों की रेडियस के सम से छोटी आती है तो वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और अगर बड़ी आती हैं तो नहीं कर रहे होंगे। आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि जैसे एक सर्कल ये और एक सर्कल यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इन दोनों के सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वो इनकी रेडियस से ज़्यादा होगी, तभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस इनकी रेडियस के इक्वल आ गई या उससे छोटी आ गई तो फिर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे होंगे। तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं थोड़ी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें करना नहीं है, क्वेश्चन में नहीं बोला उन्होंने, क्वेश्चन में तो बस देख के चेक करके ही बताना है, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला एक बार लगा लेते हैं ए बी। तो इसका सेंटर था हमारा 250, 230 और इसका सेंटर था हमारा 100, 150, 100, 150। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस x2 माइनस x1, 250 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 230 माइनस 150 इज़ 80 का स्क्वायर, 250, 230। ओके, तो ये हुआ हमारा 150, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 22500 प्लस 6400। ओके, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, वहीं कर देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ जरा। ओके, तो ये आता है हमारा 00 एज इट इज़ है, ये आ गया 289,170 और इनके बीच का जो गैप था, सेंटर के बीच का गैप वो 170 है और जो रेडियस थी वो थी 80 और 100, तो उनका सम आ रहा है 180। इसका मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो बस उसमें यही चेक करना था जस्ट कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, अगर ये प्लॉट करने को नहीं बोलें, ये बोलें कि नहीं बस ऐसे ही चेक करके बताओ कि ये कर रहे हैं, तो आप इस डिस्टेंस फार्मूला को डायरेक्ट लगा सकते हो उसमें, उससे भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट था कि स्क्रीन से बाहर हैं या अंदर हैं, ये सब आप बिना प्लॉट किए चेक नहीं कर पाओगे, तो इसलिए प्लॉट करना ही पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन 16 फाइनली, इसमें 4 पॉइंट हैं A B C D, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, आपको चेक करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। डिस्टेंस फार्मूला सिंपली, ये सब 10th वाले क्वेश्चन इन्होंने ना निकाल के बेचारे 9th वाले छोटे छोटे बच्चों पर डाल दिए। रहम दुनिया। 2, 1 -1, 2 -2 -1 एंड 1, -2। स्क्वायर होने के लिए आपको क्या चीज़ें चेक करनी है? 6 डिस्टेंसेस निकालनी है आपको। AB, BC, CD एंड DA, ये चारों इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, AC एंड BD। अब आप कहोगे डायगोनल्स की क्या ज़रूरत है? देखो, चारों साइड्स रोम्बस में भी इक्वल होती हैं, ठीक है, तो उससे ये हो जाएगा कि वो रोम्बस हो सकता है या स्क्वायर। स्क्वायर के लिए डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते। ओके, तो करते हैं स्पीड से काम चालू। फॉर्मूला हम दोबारा लिख दें, यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने निकाला AB, x2 माइनस x1, -1 -2 -3 स्क्वायर, y2 माइनस y1, 2 -1 1 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 और 1 10, √10। अब सारे √10 ही आने चाहिए। BC -1 -2 -1
माइनस माइनस टू यानी प्लस टू, तो प्लस टू माइनस वन होता है 1, 2 माइनस माइनस 1 इज़ 3, वही आ रहा है सेम, √10 आना ही है। जब प्रूफ करना है तो आपको वही लाना पड़ेगा। -2 माइनस माइनस 1 इज़ -3 का स्क्वायर एंड -1 माइनस माइनस 2 इज़ +1 का स्क्वायर, DA। 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर एंड -2 माइनस 1 -3 का स्क्वायर। अब आते हैं डायगोनल पे, AC, इसे x2 ले लेते हैं, -2 -2 -4, -1 -1 -2, 16 एंड 4 20। ज़रूरी नहीं है आप इसे सिंप्लीफाई करो, आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। BD 1 माइनस माइनस 1 यानी +1, -2 माइनस 2 यानी -4, √20। तो एक स्टेटमेंट आप दे दोगे लास्ट में कि 4 साइड्स AB BC CD एंड DA आर इक्वल टुगेदर एंड 2 डायगोनल्स AC एंड BD आर इक्वल आपस में टुगेदर, ठीक है। तो उस तरह से ये स्क्वायर है। एक पार्ट और है इसमें आगे, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। हो गया ऑलमोस्ट। एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड है √10, √ से स्क्वायर कैंसिल होने के बाद ये यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह गिवन नहीं था, तो आप ऐसे लिखना स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट उसे लिख देना। ओके, फाइनली आपका फर्स्ट चैप्टर डन। बी हैप्पी एंड सेफ।